खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। सर, कुरुक्षेत्र जहाँ से आप ताल्लुक रखते हैं, आज आप वहाँ से आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उसका नाम है पूरे विश्व पटल पे आ चुका है। क्या सोच करके आपने एक शुरुआत की थी? वहाँ के लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला और मेरी कर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सपनों का भारत बनाऊँ। और मैंने अपने पिताश्री ओम प्रकाश जिंदल जी से प्रेरणा लेकर मैंने राजनीति को एक माध्यम चुना है देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। कुरुक्षेत्र में भारत से जुड़ा हुआ है, तो जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की जो अपनी जो थोड़ा सा जो उसका सिस्टम था उसको उसने पहले ही सीख लिया था। तो ये माने कि आज जो आपकी प्रोफाइल है, जो आप देश के सामने, आप राजनीति में भी अब सफल हो गए हैं, बिजनेस में भी आप सफल हो रहे हैं, तो ये पिताजी का ही विजन था जिसको आपने पूरी तरह से फॉलो किया। जी, हमने जीवन में जो भी कुछ किया, चाहे वो उद्योग के अंदर या जो भी राजनीति के अंदर जो परिवार ने कदम रखा, ये सिर्फ बाबूजी की ही प्रेरणा है। वरना जो है ये भारत के इतिहास में मेरे ख्याल से पहली बार होगा कि कोई इतना बड़ा उद्योगपति, और वो जो है चुनाव लड़के विधानसभा में जाए, चुनाव लड़के लोकसभा में जाए, और एक बार नहीं, उन्होंने 6 चुनाव उन्होंने लड़े। देखिए खास बात, कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। बी टाउन की हलचल, लेटेस्ट स्कैंडल, स्टार्स की सेटिंग, फर्स्ट लुक, लुक, सब कुछ मिलेगा यहाँ। बी टाउन की न्यूज जोड़ाएगा स्टार्स की व्यूज। बॉलीवुड 1 सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ, हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का 1 नंबर चैनल। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम।
देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। नमस्कार, प्राइमेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। छत्तीसगढ़ में आज देश के 2 मुख्य विपक्षी पार्टी के कद्दावर नेता आमने सामने थे। कोंटा में जहां सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जगदलपुर में नरेंद्र मोदी थे और उन्होंने जनता से वोट मांगे। दोनों के निशाने पर एक दूसरे के दल थे और परेशानियों के बारे में सबने बात की, लेकिन परेशानियों का इलाज किसी के पास नहीं दिखा। तो क्या यह मान लिया जाए कि दोनों मुख्य विपक्षी दलों को परेशानियों की जानकारी तो है, लेकिन इसका इलाज किसी के पास नहीं? और इसके अलावा एक चीज और है, जेडीयू ने भी लगातार निशाने साधे हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर। तो राजनीति तमाम ओर से करवट ले रही है। कौन करेगा विकास, बीजेपी या फिर कांग्रेस? छत्तीसगढ़ में 11 और 19 नवंबर को 2 चरणों में 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। पहले चरण में 18 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 72 विधानसभा सीटों पर। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर भी जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। दोनों पार्टियां जोर शोर से धुआंधार रैलियां कर रही हैं, एक दूसरे की खामियां गिनाने से फुर्सत नहीं है। गुरुवार को छत्तीसगढ़ में सोनिया गांधी ने भी रैली की और बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने भी। सोनिया ने बीजेपी पर विकास की अनदेखी का आरोप लगाया, तो पलटवार में मोदी ने भी जमकर कांग्रेस को कोसा। यूपीए 2 में जितने भी घोटाले हुए, एक एक कर सबका चिट्ठा खोल दिया। ऐसे उखाड़ करके फेंक दिया कि हिंदुस्तान में कांग्रेस के बुरे दिन की गिनती शुरू हो गई। और इसलिए आपकी इस दीर्घदृष्टि के लिए मैं अभिनंदन करता हूं। आप कल्पना कीजिए भाइयों बहनों, अगर आपने 10 साल डॉक्टर रमन सिंह को न दिए होते, भारतीय जनता पार्टी को न दिए होते, तो आज अपने छत्तीसगढ़ का हाल क्या हुआ होता? अगर लुटेरों के हाथ में छत्तीसगढ़ चला गया होता, कुछ नहीं बचता भाइयों, कुछ नहीं बचता। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे नए भूमि अधिग्रहण कानून की हो और खतियान सुरक्षा कानून की हो, और चाहे विकास की दूसरी योजनाएं हो, कांग्रेस और भाजपा में बुनियादी फर्क यही है कि ये लोग केवल बड़े बड़े बातें करते हैं और कांग्रेस काम करके दिखाती है। मोदी भले ही कांग्रेस पर छत्तीसगढ़ की अनदेखी का आरोप लगाएं, लेकिन बस्तर में रैली के दौरान सोनिया ने केंद्र की यूपीए सरकार की जमकर तारीफ की। सोनिया ने राज्य सरकार पर केंद्र की कई योजनाओं को लागू न करने का भी आरोप मढ़ा। इतना ही कहना चाहती हूँ और दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारी यूपीए सरकार ने नक्सली हिंसा की चुनौती से निपटने के लिए उनको लगातार खूब सहायता दी। सच्चाई एक ही है
सच्चाई ये है कि सुरक्षा के सवाल पर छत्तीसगढ़ सरकार के पास सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही हैं और कुछ नहीं। कांग्रेस पर आरोप लगाने के बाद बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने राज्य की रमन सरकार की जमकर तारीफ की, साथ ही सूबे की जनता से एक बार वोट देने की अपील की। न बिरादरी के लिए वोट देना है, न जाति के लिए वोट देना है, अब तो वोट देना है, विकास के लिए वोट देना है, विकास के लिए वोट देना। भाइयों बहनों, पहले आपने अपना भला करने के लिए सोचा होगा, आज आपका तो भला होना ही है, लेकिन आपके बच्चों का भी भला हो, ऐसी सरकार चाहिए और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है, डॉक्टर रमन सिंह दे सकते हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि छत्तीसगढ़ को उसकी विकास यात्रा में अब कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ रैली के दौरान बीजेपी कांग्रेस पर जमकर बरसे, एक दूसरे की खामियां गिनाकर खुद को बेहतर साबित करते दिखाई दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि नेताओं को देश की सत्ता पर पहुंचाने वाली जनता आखिर विकास के लिए भरोसा करे तो किस पर करे। वंदना त्यागी, चैनल 1 न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका तारुफ हम उनसे करा दें। कांग्रेस की ओर से सत्या बहन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा जितेंद्र कुमार जी हमारे साथ में, आप जेडीयू दिल्ली प्रदेश के अंदर वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के। इसके अलावा श्याम जाजू जी हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, साथ ही फजल इमाम मलिक वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले शुरुआत सत्या बहन जी से करने होगा। सत्या बहन जी, लगातार ये बातें आपने कही, बात सोनिया गांधी जी का भी बयान हमने सुना, बातें उन्होंने लगातार इशारा किया कि काम नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी, तमाम तरह की यानी परेशानियों का उन्हें पता है, पर इन परेशानियों का सलूशन उन्होंने कुछ नहीं दिया। सिंपैथेटिक फैक्टर आप लोग बार बार उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नक्सली समस्या पर हमारे नेताओं का बलिदान रहा, स्थानीय मुद्दे तो इसके अंदर थे ही नहीं। आप राष्ट्रीय मुद्दों पर जाकर के छत्तीसगढ़ में स्थानीय लोगों से वोट कैसे मांग सकते हैं? देखिए, ऐसा है, जहां पर सवाल है, मैं समझती हूँ कि स्थानीय मुद्दों का, तो वहाँ की नक्सलवाद और नक्सलवाद से प्रभावित मैं समझती हूँ कि पूरा छत्तीसगढ़ जिस तरह से है, छत्तीसगढ़ है या दूसरे राज्य भी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ विशेष तौर से जिस तरह से नक्सलवाद से प्रभावित है, तो इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य नहीं, वहाँ की सरकार ने कुछ भी नहीं किया, ना ही नक्सलवाद पर काबू करने के लिए कोई प्रयास किया। और वहाँ की इतनी डरपोक सरकार है और केंद्र से पूरी तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस के रहने के बाद भी और इतना सब करने के बाद भी कुछ भी नहीं किया। ये वास्तविकता है, सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमारे नेताओं ने वहां का पूरा कैडर ही पे कोई सुरक्षा नहीं दी। और जिस तरह से इन्होंने वहां पर मैं समझती हूँ कि इनकी लापरवाही से खत्म हो गया। तो ये सबसे बड़ी बात तो सुरक्षा की है, वहां सुरक्षा नाम की कोई चीज ही नहीं रही। ठीक है, सुरक्षा की अपनी बात के पर एक बात बताइए, आप लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ हर मामले में पीछे है, जो केंद्र सरकार की नीतियां लागू हुई है वो वहां पर लागू नहीं की गई, जो पैसा भी दिया गया, पर आप ही लोग फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह को बुला करके फिर पीडीएस के लिए उन्हें योजना आयोग की ओर से अवार्ड भी दिया जाता है। ये भी तो बात है, विरोधाभास कितना बड़ा है। देखिए, छत्तीसगढ़ उपलब्धियां आप वो गिनाइए ना जो नहीं है, पर वो उस पर आप जा रहे हैं। आप लोग नहीं लग रहा कि बैकफायर आपके लिए हो जाएगा? नहीं, बहुत कुछ है जो वहां पर करना चाहिए, नहीं किया। वहां जो खनिज भंडार हैं, बाकी चीजें हैं, इस तरह से पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में बहुत ही प्राकृतिक संपदा का एक भंडार है। लेकिन इन्होंने और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर बताएं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात बताएं, क्योंकि दो नेताओं की अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सभा हुई है, दूसरी कांग्रेस की सभा हुई, हमारी यूपीए की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी भी रैली थी, दूसरी जो कारपोरेट सेक्टर से प्रायोजित भारतीय जनता पार्टी के जो सो कॉल्ड प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं उनकी भी हुई। और पहली मैं आपको याद दिला दूं कि पहले जो इन्होंने यही इसी छत्तीसगढ़ में जब रैली की थी, तो उसमें इन्होंने नकली लाल किला बनवाया था। नहीं, वो सब तो ठीक है ना, पर आप पीडीएस नहीं तो मेरा मतलब है कि ये सिर्फ सपने देखते हैं और इनके पास कहने का कुछ भी नहीं है। जी मलिक साहब, जानना भले सत्या बहन नहीं कहे, लेकिन जो खाद्य सुरक्षा कानून इन्होंने बनाया है
मुझे PDS लगता है का मॉड्यूल तो कि देश भर में लागू होने के छत्तीसगढ़ वो बाद पहला प्रधानमंत्री ने भी प्रदेश कही। है जिसने वहां इस तरह का अधिनियम और विधेयक पहले लाके जी। कानून बनाया, जहां न सिर्फ ये कि इस कानून के तहत सजा का प्रावधान भी है कि अगर इस तरह की चीजें मुहैया नहीं कराई गई गरीबों के लिए तो सजा का कम से कम इस मामले में रमन सिंह ने केंद्र से बहुत पहले पहल की थी और उन्होंने गरीबों के लिए कम से कम खाद्य सुरक्षा जैसे कानून लाए थे। ठीक है, भाषणों में क्या होता रहा वो अलग सी बात है, लेकिन जो उन्होंने किया उसकी बात होनी चाहिए। श्याम जाजू जी, कहा जा रहा है, सोनिया गांधी जी कहती है छत्तीसगढ़ में कुशासन है, गरीबी बढ़ी है। सोनिया गांधी छत्तीसगढ़ में जाकर कुछ भी कहे जी, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का प्रशासन का अनुभव लोग कर रहे हैं। 2 टर्म रमन सिंह जी के नेतृत्व में वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और तीसरे टाइम हम हैट्रिक करने जा रहे हैं जी। रमन सिंह जी को चावल वाले बाबा के रूप से पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। छत्तीसगढ़ में शेड्यूल्ड ट्राइब की आबादी बहुत कॉग्निजेबल आबादी है, दखल पात्र आबादी है। इस आबादी का सबसे ज्यादा विकास रमन सिंह जी के नेतृत्व में हुआ है जी। और पूरे देश में अब जो फूड सिक्योरिटी बिल केंद्र सरकार ने पारित किया है और उसके एडवर्टीजमेंट करके उसके जो डंडोरे पीट रहे हैं, उसका सबसे पहले विकास का मॉडल इस देश को दिया है तो वो राज है छत्तीसगढ़। जिन्होंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक आदर्श मॉडल प्रस्तावित करके अपने प्रदेश के लोगों को जो दिया है वो आज केंद्र सरकार भी नहीं दे पा रही है और उसको देखकर वो उसकी नकल करके कुछ इस प्रकार की वोट बैंक की राजनीति की ओर जाने की उनकी कोशिश है। ठीक है, पूरे वहां के देहातों में वहां के रास्ते, वहां का उद्योग जगत जो बड़ा है, वहां के पावर प्लांट जो बड़े हैं, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। हमारे पास कई उदाहरण है जो केंद्र सरकार ने डिस्क्रिमिनेट किया है, छत्तीसगढ़ पे अन्याय किया है, उनको मदद करने के लिए क्यों, तो वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पर जाजू साहब एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी पहले भी वहां पर गए थे, इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की, जो मूल मुद्दा नक्सलवाद पे वो कुछ नहीं बोले। क्या वो भी सिलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहे कि मुजफ्फरनगर पे भी सोच के बोलते हैं, जब यूपी में आते हैं तो वहां जाते हैं तो बहुत सिलेक्टिव होकर के बात करते हैं कि भैया उस पर बात ना करें। क्यों नहीं बोल रहे नक्सलवाद पे? नक्सलवाद के विषय में सबसे ज्यादा पीड़ित कौन सा प्रदेश था तो वो छत्तीसगढ़ था। पर रमन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में सलवा जुड़ूं वो ठीक है, चलाकर पर आपके पीएम पद के उम्मीदवार तो बताएंगे ना। कम सलवा जुड़ूं देखिए, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। सलमा जुड़ूं का जो सबसे ज्यादा सहयोग या जो सबसे ज्यादा स्थापना, सबसे ज्यादा काम किया है तो कांग्रेस ने किया। और इसी वजह से वहां के जो हमारे महेंद्र कर्मा नेता थे उनको इसी सलमा जरूर के में सक्रिय भाग लेने के लिए, उसको चलाने के लिए जो काम किया, जहां पर छत्तीसगढ़ की जनता की सुरक्षा के लिए और नक्सलवादियों को, नक्सलाइट से जुड़े हुए नवयुवकों को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने जो सक्रिय भूमिका निभाई, जो काम किया, वो जिस वजह से उनको नक्सलियों ने उनको मार डाला। और बहुत सारा हमारा कैडर, बहुत सारे कितने सारे लोग, जिसमें विद्याचंद्र शुक्ल जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का भी हत्या हो गई। लेकिन आपकी सरकार पूरी तरह से वहां फेलियर रही। जो वहां की मुख्य समस्या तो यही है, आदिवासी क्षेत्रों की मुख्य समस्या तो यही है। जी जाजू साहब, जिस यात्रा का उल्लेख सत्या बहन कर रही है, उस यात्रा पर इस प्रकार का हमला होना और कई लोगों का शहादत होना, ये देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं, हम भी मानते हैं। पर उसके डिटेल में अगर जाएंगे तो जो ध्यान में आया है, उस यात्रा में कांग्रेसी कार्यकर्ता कुछ ऐसे थे जो नक्सलियों से पेड़ थे। ये सब आया है, ऑन रिकॉर्ड आया है। उस पर सरकार वहां आपकी थी, सुरक्षा देने का काम आपकी सरकार का था। रास्ता चेंज क्यों होता है? सुरक्षा देने की जिम्मेदारी, वो रास्ता नैतिकता आपकी थी। चेंज क्यों होता है? वो लोग उनसे संपर्क में कैसे रहते हैं? और इस प्रकार के हिंसाचार में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो यात्रा में भी थे और नक्सलियों से जुड़े हुए भी थे, ये सब बात सामने आई है। आपकी सरकार थी, आपकी सरकार थी, आपकी पूरी तरह से सरकार फेलियर रही है वहां सुरक्षा देने में। नहीं, बस सिंपैथी वोट के ऊपर क्या राजनीति हो रही है? रास्ता क्यों चेंज किया, इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। जाजू साहब, क्या सिंपैथी पाने के लिए क्या वहां पर राजनीति कर रही है कांग्रेस, आप मानते हैं? क्योंकि मुद्दों पे बात नहीं हो रही, बार बार ये बात कही, फोकस कही जा रही कि हमारे नेता वहां पर शहीद हुए, उनका बलिदान हुआ। लगता है आपको कांग्रेस पार्टी कुछ भी करे,
वहां के लोगों को मालूम है कि वहां के जनता से न्याय रमन सिंह जी ने किया है। वहां ये नक्सलाइट को कंट्रोल करने का काम रमन सिंह जी ने किया है। एक बात कि जिन सवाल को उठाया आपने, उन्होंने बढ़ाया, जिन सवालों को उठाया आपने, खासकर जो मुद्दों से भटकाने की बात, छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने का काम रमन सिंह जी ने किया। श्याम जाजू जी, थोड़ा हम जैसे छोटे अकल वाले लोगों की बात भी सुन लिया कीजिए कि आपने जिन मुद्दों पे बात की, जिन मुद्दों से भटकाने की बात, आप सिद्धार्थ आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मुद्दों शहादत की बात की जा रही है। आज देखिए मोदी जी के भाषण में बार बार शहादत की बात आई। आप जब छत्तीसगढ़ जाते हैं तो वहां नक्सली हमले में मारे गए कांग्रेसियों की बात नहीं करते और दुहाई देते हैं पटना की बात करते हैं, वहां कि पटना में मेरे साथ इस तरह के हमले हुए। तो ये जो आप देखिए, हाँ सिलेक्टिव, और कांग्रेस इससे पहले राहुल गांधी का भी आप अगर एक आध दो महीना पहले देखिए किसी तरह के बयान आए थे, दोनों मिलकर इसी तरह की भावनाओं को ज्यादा भड़काने की कोशिश जेडीयू कैसे देख रही है? चाहता हूं कि जब रमन सरकार में हमला होता है तो उसमें ये कह करके अपने आप को बचा रहे हैं कि उसमें कार्यकर्ताओं का हाथ था, कांग्रेस का हाथ था, और सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रही। जब पटना में हमला होता है, जब आपके, खैर वो तो नहीं बनने में, पर प्रधानमंत्री बनने के जो उम्मीदवार हैं वो कहते हैं जी हम पे हमला ही वहां की सरकार ने करवाया, नीतीश कुमार जी ने करवाया, जबकि कि एक नीतीश कुमार जी इस तरह के व्यक्ति हैं, वहां पर जा रहे थे उद्घाटन के लिए, वहां को उद्घाटन में नहीं गए, तुरंत उन्होंने एनआई को इंक्वायरी दी, तो रात को ही वे पटना हॉस्पिटल में देखने गए। और मोदी जी सारे देश में गाते फिरे मुझे मरवाना चाहते हैं, भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। ठीक है जाजू साहब, क्यों भ्रम फैला रहे हैं? सीधा सवाल आपसे। तो सबसे पहले रमन सिंह जी ने ये कहा कि वहां बस्तर पे जो नक्सलाइट्स अटैक हुआ इसकी सीबीआई इंक्वायरी करे, और वो सीबीआई इंक्वायरी के अंदर ये आया कि इनके कार्यकर्ता वो नक्सलाइट से मिले हुए थे, वो यात्रा में थे, उन्होंने 11th आवर पर यात्रा का रूट चेंज किया और वो उनको कन्वे भी किया। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की रिपोर्ट में आ जाएगा। ये किसी सवाल जाजू जी ये गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं आप, अपने बातों पर पर्दा डाल रहे हैं, किसी भी जांच में नहीं आया। कुछ प्रकार की तलाशी नहीं ली जा रही है और रैली खत्म होने के बाद भी वहां बम निकल रहे हैं, और नीतीश कुमार की रैली दिल्ली से संबोधित कर रहे हैं, जिनके लोग बम निकल रहा है। नहीं श्याम जाजू जी दिक्कत यह है कि आप सिर्फ नक्सलियों की बात कर रहे हैं, लेकिन नक्सलियों के नाम पे जो सैकड़ों लोग, बेगुनाह लोगों को आपने फंसाया, सोनी जैसी महिला के साथ जिस तरह का वहां व्यवहार हुआ, आदिवासी स्कूलों में जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं सालों तक होती रही, उसके बारे में भी कभी बात कीजिए। रमन सरकार की बहुत साफ सुथरी छवि है, रमन सरकार ने कुछ काम बहुत अच्छे किए, लेकिन उनके सरकार में, उनके राज्य में, उनके कार्यकाल में जिस तरह से आदि नक्सलियों के नाम पे लोगों पे जुल्म हुआ, उसकी चर्चा भी है क्या कीजिए, मोदी जी से कहिए उसकी चर्चा भी करें। नहीं जाजू जी, आपके मोदी जी तो अब गुजरात का फैक्टर तो खत्म कर दिया ना, अब गुजरात विकास का नाम तो नहीं ले रहे ना पूरे देश में, अब तो कहीं पे मुजफ्फरनगर में कुछ और जाकर के बोल रहे हैं, पटना में जाकर के कुछ और बोल रहे हैं। उस दिन तो वहां गुजरात चले गए, फिर उनको जो वहां पर शहीद हुए हैं, जो बेचारे मारे गए, उनको देखने के लिए एक नया तरीका खोजा, सारे देश में उसका ड्रामा बनाया। ये पैमाना क्यों बदल जाता है? अपने गुजरात में इतने लोग मारे गए, किसके यहाँ गए ये? हाथ तलक अफसोस जाहिर नहीं किया, किसी एक व्यक्ति के यहाँ नहीं गए। आपके 26 जनवरी की घटना आपको याद दिला दूं, 26 जनवरी नरेंद्र मोदी जी को हो गया है। छत्तीसगढ़ में जिन जिन की डेथ हुई उनके घर पे मुख्यमंत्री और रूलिंग पार्टी के मंत्री वहां पर सांत्वना देने पहुंचे। आज तक बिहार के मुख्यमंत्री को वहां तक सांत्वना देने के लिए तुरंत ही वहीं पे रात को तुरंत पटना हॉस्पिटल में पहुंचे आपके मुख्यमंत्री, तो कई दिन के बाद पहुंचे वहां पर। अरे भाई ये तो तुरंत पहुंचे, उन्होंने अपने उद्घाटन को कैंसिल किया। कश्मीर में शहादत होकर जो जवानों की डेड बॉडी आ रही थी, उनका भी स्वागत, उनको भी रिसीव करने के लिए जनता दल युग के मंत्रियों को टाइम नहीं है, और वो कह रहे हैं कि वो तो इस तरह की बात तो कई जगह इस तरह की हुआ है। जब भारत में पार्लियामेंट पे जब आपके प्रधानमंत्री थे, जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, जब भी इसी तरह की बात हुई थी। सिद्धार्थ, लगता है कि मुझे वैचारिक जब भी आपके भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और पार्लियामेंट पे हमला हुआ था जाजू जी। पर जाजू जी, स्थितियां हम लगातार यही बात कर रहे हैं
कि नरेंद्र मोदी बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, जो मुद्दों पे सुनना चाहता है। छत्तीसगढ़ वाकई परेशान जिस मुद्दे से है वो नक्सलवाद से दरकिनार नहीं किया जा सकता। सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की बात वहां ना करें, नेता तो नेता है, पर अगर उसकी जान वहां जा रही तो देश के नेता की जान जा रही है। तो कहीं ना कहीं आज उन पे स्थिति है, कमोबेश कल ऐसा ना हो कि स्थिति आपके किसी नेता पे खड़ी हो सकती है, क्योंकि हालात वहां इतने गंभीर हैं। तो क्यों उस पर नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे, मैं ये जानना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल रहे? ये पैनल के डिस्कशन में हमारे सहयोगी कुछ भी बोले, इसमें से एक भी नकार नहीं सकता कि केंद्र सरकार के गृह मंत्री ने रमन सिंह जी का सम्मान किया है दिल्ली में। केंद्र सरकार ने उनको पुरस्कार दिया है अपने प्रदेश में नक्सलाइट प्रॉब्लम को सॉल्व करने। श्याम जी सबसे पहले तारीफ मैंने की, केंद्र सरकार ने किया। श्याम जी खाद्य सुरक्षा बिल से पहले सबसे पहले आपसे पहले प्रशंसा मैंने उनकी की। श्याम जाजू जी मैंने सबसे पहले प्रशंसा की, लेकिन एक सवाल आपका जवाब आप मुझे दे दीजिए। आप ज्यादा करते हैं, बात करने की करते हैं कि उनके घर गए, पीड़ितों के घर गए, जो मरे हुए उनके घर गए, और छत्तीसगढ़ में भी गए, पटना में भी गए। एक बात का जवाब दे दीजिए हमें। आपके इसी 26 जनवरी को जब आप एक नकली लाल किले से आपका नेता जब प्रधानमंत्री को कटाक्ष कर रहा था, पूरे देश का अपमान कर रहा था, उस वक्त बगल में खड़े हुए वहां के उसी प्रदेश के डीजीपी जो गश खा के गिर गए और वहां के लोगों ने उठा के ले गए तो उनकी तरफ मुड़के तक नहीं देखा। ये है नैतिकता। इतनी क्या जल्दी होगी जो नकली लाल किला बनवा करके भाषण दिलवाने की प्रैक्टिस कर रहे हो? ये तो पूरे पूरा देश ने तय कर लिया है। नहीं, अपने प्रदेश के डीजीपी नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, ये पूरे देश ने तय कर लिया है। अच्छा, आप उसकी चिंता ना करो। जाजू जी, है कि छत्तीसगढ़ का विकास अच्छा है कि गुजरात का विकास अच्छा है? दोनों प्रदेशों का जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस ऐसा किया है कि वो विकास के मॉडल के रूप में खड़े हैं। सिद्धार्थ, सबसे मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों को वैचारिक तौर पे, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, वैचारिक तौर पे विचारों में कहीं कमी आ गई, मुद्दों से वो भटका रहे हैं लोगों को। भावनात्मक रूप में ज्यादा लोगों पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और इसी भावनाओं के आप देखिए कि आप जब संवेदना की बात करते हैं, आप जब बात करते हैं कि हम गए किसी मरने वाले के यहाँ जाते हैं 1 महीने के बाद, एक हफ्ते के बाद आप 6 लोग मारे जाते हैं गांधी मैदान की रैली में, और आपका भाषण वहां जारी रहता है। तो ये किस तरह की संवेदनशीलता मुझे समझ में नहीं आ रही है। फिर आप 1 हफ्ते के बाद उस पूरे रथ को घुमाया जाता है। तो आप लाशों पर अगर राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस है, आप मुजफ्फरनगर, तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज नहीं होनी। वैचारिक जो मुद्दे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं इस देश के लोगों को, कहीं नहीं, गुजरात में नहीं गए ना, गुजरात में इतने लोग मारे गए, वहां नहीं गए लोग जी। जहां तक पटना की चर्चा हो रही है, हमारे सहयोगियों को यह जानकारी होनी चाहिए कि कितने शांति से उन्होंने उस प्रकार की सभा कंडक्ट की। इतने लाखों लोगों जब वहां पर आए हुए हैं, वो हैवाक होकर जाते तो कुछ भी हो सकता था। इस देश में तो थोड़ी बात पर एक पत्थर चलता है तो भगदड़ होती है। मोदी जी ने जाते समय कहा कुछ भी नहीं होना चाहिए, शांति से घर पे जाओ। मगर ये हमारे नीतीश जी की देन थी कि तुरंत एनआई की इंक्वायरी करवाई और तुरंत गिरफ्तार करवाया। ये भारत में पहली बात थी। छोड़कर हमारे नेता के इतनी जल्दी उग्रवादियों को वहां पर गिरफ्तार करवाया और उन पर कार्रवाई करवाई, और सारी पार्टी ने, पूरे भारत के जनता दल यू के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने उस पर अफसोस जाहिर किया। चलिए, पर सत्य बहन जी एक चीज जरा बताइए, बार बार नरेंद्र मोदी भी कहते हैं विकास की बात उन्होंने की है छत्तीसगढ़ के अंदर। अब चूंकि जैसे दिल्ली के अंदर आपकी लगातार सरकार है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी एक स्टेबिलिटी है, कहीं ना कहीं आपकी भी कमी वहां पर आपको माननी चाहिए। पर एक बात बताइए, विकास की बात जब भी आती है तो क्या आपको नहीं लगता वहां पर आप, क्योंकि कांग्रेस के अंदर गजब की फूट वहां पड़ी हुई है, जो स्थिति वहां पर लगातार बन रही है छत्तीसगढ़ के अंदर, जो बार बार खबरें निकल करके आ रही हैं, उससे लग नहीं रहा कि चीजें बहुत स्टेबल है। तो विकास की बात को लेकर के क्या नहीं लगता विकास आपके खिलाफ एक हथियार बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए, ऐसा है, विकास ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने बहुत ज्यादा विकास किया, किसी दूसरी स्टेट से ज्यादा विकास किया, ये बिल्कुल गलत है। इसमें कोई झारखंड से कंपेयर करते हैं और उत्तराखंड से कंपेयर। मैं आपको बताऊं कि जब ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था जी, इसके बाद में ये बस्तर जिला जो ऐसा है, तो केरल से भी ज्यादा बड़ी इसकी परिसीमा है।
तो इसको 2 राज्यों में बंटवारा इसीलिए किया था हमारी कांग्रेस की सरकार के समय कि 2 राज्यों का बंटवारा हो जाए और इसका सही तरीके से विकास हो। तो क्योंकि वहां पर एक बहुत ही ज्यादा आदिवासी क्षेत्र है और वहाँ जंगल का इलाका है, वहाँ संसाधनों की कमी है, हालांकि बहुत ज्यादा खनिज भंडार है, मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन उसको सही और संतुलित विकास के लिए वहां पर हमारी कांग्रेस सरकार ने उसके 2 हिस्से किए, उसको अलग से राज्य बनाया और वहां पर अजीत जोगी ने बहुत कुछ काम किया, लेकिन वो इनिशियल स्टेज थी, वहां पर इतना काम किया, काम करने के बाद तो उसको आप विकास की बात, फिर किस विकास की बात कर रहे हैं? नहीं, सारा ही विकास, चाहे सड़कों का काम हो चाहे दूसरे काम हो, सारा विकास, उस वक्त की स्थापना, विकास की जो भूमिका बनी थी वो कांग्रेस सरकार में ही बनी थी। नहीं, फिर भी तो आप चुनाव हारे ना उसके बाद। नहीं, 2 चुनाव हारे हैं, 2 चुनाव हारे आप। देखिए, बहुत सी बातें होती है, जनता की अपेक्षाएं होती है, हमने हमेशा जनादेश का सम्मान किया है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ लोकतंत्र होता है तो ये हमारे देश की लोकतंत्र की एक विशेषता है। हाँ। जब वोट किसी को भी देते हैं, सत्ता परिवर्तन करते हैं, हाँ। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, हमने हमेशा जनादेश का सम्मान किया है। जाजू जी एक बात बताइए, आज ये जहाँ इनके जो सो कॉल्ड जो उम्मीदवार है मोदी जी, हाँ मोदी जी, तो उसमें वो तो रोने धोने का काम कर रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, इनको जनता की चिंता नहीं है कि जनता की क्या आप लोग भी तो रो रहे हैं जाकर के, कह रहे हैं बलिदान दिया हमारे नेता ने, सिंपैथी गेन करने की बात नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो एक इतिहास की सच्चाई थी। अब ये तो अलग राज्य बनने के बाद, अलग राज्य बनने के बाद सिद्धार्थ, सबसे बड़ी बदकिस्मती इन तीनों प्रदेश की, चाहे वो उत्तराखंड हो, झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो, वहां के संसाधनों को सारी पार्टियों ने कॉर्पोरेट घरानों के हवाले कर दिया। नदियां बिकी, पहाड़ बिके, जंगल बिके, जमीन बिके, इसमें कहीं कुछ नहीं। ठीक है, आम लोगों की, जिनकी सत्ता की, जिससे अलग हुए थे, वहां की संस्कृति के लिए, वहां के लोगों के लिए राजनीतिक दलों को सत्ता मिल गई इन तीनों प्रदेशों में। ये बहुत बड़ी चीज है, इसमें कोई बात नहीं। संक्षेप में आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप लोगों ने बात की कि झारखंड भी बना, वहां पर आकर के लूट के चले गए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा उत्तराखंड के अंदर भी वो स्थिति है। उत्तराखंड की आप बात कैसे कर सकते हैं? उत्तराखंड के अंदर तो आप ही की सरकार, झारखंड में रहे ज्यादातर इनकी सरकार, भी आप लोग रहे, तो इस तरह से जब आप बयानबाजी करते हैं तो क्या सोचते नहीं है पहले कि आप लोग भी वहां पर रहे थे? सबसे बड़ा मुद्दा उनको जो कहना था कि जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां केंद्र सरकार डिस्क्रिमिनेट कर रही है उस राज्यों से, इसलिए उनके डिस्क्रिमिनेशन करने के बावजूद भी उस प्रदेश ने अपना विकास करके बताया है, ये बड़ी बात है। इसको दखल लेनी चाहिए कि केंद्र सरकार को ये आपने, उन्होंने झारखंड को आड़े हाथों लिया है, उन्होंने उत्तराखंड को आड़े हाथों लिया है कि ये भी उसी वक्त के बने हुए प्रदेश हैं, अलग हुए जब, तब उस टाइम पे वहां विकास मतलब लूट लिया गया, तो क्या लूटने के अंदर तो आप ही का शासन था ना पहले, आप लोग शामिल नहीं थे इसमें? तो सत्ता में आने के पहले वहां के बार-बार झगड़े हुए, इनके मुख्यमंत्री बदले गए, देखोगे तो हमारा परफॉर्मेंस ध्यान में आएगा। चलिए ठीक है, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर मैं लेना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, क्योंकि वक्त तकाजा था श्याम जाजू जी का जुड़ने के लिए। शुक्रिया जाजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, चल लौट रहे हैं चर्चा के साथ। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को भी ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस? क्या? ये देखो, क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नोकर 40 लोकांकडे काम केले था, पण सुरुवात केली मी बिग बी पासून। मंडळी तुमच्यासाठी काय तो चंदू आहे ना आपला नवीन नोकर, मस्त जेवण करतो। चंदू आल्यापासून घरात किती चैतन्य आलंय नाही? रोज टेकडीवरच्या देवळात जायचं, जाताना चालत जायचं। चालत? हे काय आई, चक्क साष्टांग नमस्कार वगैरे? आज तरी मिळाली का रिपोर्ट? आता भाई केल्यावर मिळणार नाही काय? भाई? हा भाई कोण? भाई स्वयंपाकातला भाई।
developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से सूरज सिंह चौहान जी भी हम जुड़ गए हैं अब चर्चा में। आपके पास मैं आऊंगा सूरज जी, पर जितेंद्र जी से मैं शुरुआत कर रहा हूं। जितेंद्र जी, आज आपकी ओर से, पार्टी की ओर से एक बयान आया है कि नरेंद्र मोदी को नीतीश फोबिया हो गया है, क्या ये स्थिति है? इसमें तो कोई दो राय नहीं, उन्हें नीतीश जी अलग कोई दिखाई नहीं देता है जी। आज जहां भी वो जा रहे हैं जी, उनको नीतीश जी से ज्यादा कोई दिखाई देता ही नहीं है। कहीं कहते हैं हमारे साथ धोखा किया है, कहीं कहता हमारे साथ गद्दारी की है, और मैं कहता हूं कि नीतीश जी ने क्या इनके साथ धोखा किया है। उनके साथ तो 22 पार्टियां थी, 19 पहले ही छोड़ गई। क्या सभी ने धोखा किया इनके साथ में? जी, तो आपको भी स्थिति लगती है कमोबेश की अब पूरी तरह से? बिल्कुल नीतीश जी ने ठीक किया है। सूरज जी, क्या स्थिति है? फोबिया हो गया? आप पहले कहते थे कि नीतीश जी को नमो फोबिया हो गया है, वो कह रहे हैं नहीं, उनको फोबिया हो गया। देखिए, नीतीश जी पूरी तरह से ना, भाजपा जिस प्रकार से काम कर रही है, मोदी जी का जिस प्रकार से जनाधार बढ़ रहा है, नीतीश जी घबरा गए हैं पूरी तरह से जी। उनको नीतीश जी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, पूरी तरह से वो विफल रहे हैं। मोदी जी की रैली बिहार में हुई, उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती थी वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। ठीक, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाए, अपनी जिम्मेदारी से भागते रहे, बचने का पूरा प्रयास किया उन्होंने। मोदी जी को वहां मारने का प्रयास किया गया, उनकी जान लेने का प्रयास किया गया। नीतीश जी का जिक्र क्यों होने लगा है आजकल? पहले तो नहीं करते थे। बोलने दीजिए। पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी से वो मुकर रहे हैं, जो वो नहीं कर पाए। मोदी जी ने वहां पर लोगों को हालचाल पूछा, जो कि नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मोदी जी ने वहां प्रयास किया, लोगों के दुख दर्द में शरीक हुए, वो वहां से गए वहां पर इतनी दूर, और उसके पश्चात में दोबारा गए ना, लाशों पे राजनीति करनी, लाशों पे राजनीति, लोगों के दर्द को बांटने को आप लाशों की राजनीति करते हैं, ये एक विडंबना है। उग्रवादियों की कोई कौम नहीं होती लोगों है। के दर्द को बांटने की, जब पार्लियामेंट पे हमला हो रहा था, लोगों के शोर बचाने से, जब हमारा भाजपा की सरकार में हवाई जहाज
किडनैप हो रहा था, क्या वो वाजपेयी जी ने करवाया था? जब आप गुजरात में हमला हो रहा था, आज तरह गुजरात में इतना बड़ा चुकी है पूरी तरह से, पूरी तरह से नीतीश जी विफल रहे हैं, सरकार पूरी विफल रही है। हाँ बिल्कुल पूरी घबराहट है उनको, तो अलावा नीतीश जी के सपने में भी नीतीश जी दिख रहे हैं। नहीं, आप उल्टा बोल रहे हैं, आप उल्टा बोल रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है, आप कैसे आकलन कीजिए, परिस्थितियों से भागिए नहीं, परिस्थितियों का सामना कीजिए, परिस्थितियों से भागिए नहीं, परिस्थितियों का सामना कीजिए। विकास की बात क्यों नहीं होती है दूसरे भूल गए जो विकास की बात नहीं करते, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछड़े जितने भी स्टेट्स है उसमें सबसे ज्यादा विकास का दर उनका है। हाँ। ये रिपोर्ट आप क्यों पूरी तरह से पिछड़े क्यों बन जाते हैं जाकर के बिहार? पूरी तरह से गरीब जो है और गरीब होता जा रहा है, ठीक, उस जो दुखी है वो और दुखी हो रहा है, उसके जख्मों पे अगर वो गुजरात में खुलेआम सरकार एनकाउंटर करवा रही है, उनके मंत्री बंद हो रहे हैं, उनके मंत्रियों पे सीबीआई ने इंक्वायरी की है, उसको स्वीकार नहीं करे मोदी। आपको पूरी स्थिति से वाकिफ नहीं है, आपको पूरा आकलन करना चाहिए, ठीक है जी, पूरा आकलन करना चाहिए। जी बताइए सिद्धार्थ जी, बात यह है कि अगर नीतीश कुमार फेल है, प्रशासन उनके फेल हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर आप नीतीश कुमार की सरकार को फेल कर रहे हैं सूरज जी, तो आप 7 साल 7.5 साल तक उनके साथ थे, तो आपकी भी फेलियर हुई जितने साल उनकी रहे, अगर उन्होंने नहीं किया है, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर नरेंद्र मोदी जी को बहुत लोगों से हमदर्दी थी, तो सभा समाप्त होने के बाद 100 लोग जख्मी हुए थे, उन्हें अस्पताल जाना चाहिए तो उसी दिन। तीसरी बात यह है कि आपके प्रदेश में दंगे हुए, दंगों में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग, आप आज तक उनके घर आंसू पोंछने नहीं गए, और आप एक हफ्ते के बाद जब जाते हैं पटना, उसकी अस्थि कलश को लेके पूरे प्रदेश में घुमाया जा रहा है, तो ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज जो आज नरेंद्र मोदी जी मुझे के दुख दर्द में शामिल होना, अगर नहीं दुख दर्द में शामिल आप वहां भी जाना चाहिए, इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा है ना। क्या नीतीश जी ने रमन छत्तीसगढ़ में कभी प्रयास किया? 2 शब्द तक नहीं कहे, नहीं प्रयास किया कभी दूसरे क्या किया? कभी जेडीयू ने कभी प्रयास नहीं किया, नीतीश जी ने कब प्रयास किया? कभी प्रयास नहीं किया। फेल किया, बेंगलोर में जा रहे थे, पूरी तरह से पतन, राजनीतिक मूल्यों का पूरी तरह से पतन हो गया है, और पूरी तरह से पतन हो गया राजनीतिक मूल्यों का। आप जो है पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, पक्षपात की राजनीति। प्रधानमंत्री बनने का इनको बुखार चढ़ा हुआ है। चलिए, वो प्रधानमंत्री के बनने के लायक हैं, और मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आपको ये मान लेना चाहिए। मेरा आपको परामर्श है कि आप उनको अभी से प्रधानमंत्री के रूप में देखने की आदत डाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको तकलीफ होने वाली है। जी एक मिनट, सत्य बहन जी जरा आप मुझे बताइए, क्योंकि बिहार के अंदर आप लोग नहीं है, सरकार के अंदर ये लोग रहे हैं, विकास की बात जब होती है तो बिहार को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, विकास की बात जो वहां क्यों विकास की बात नहीं हो पाती नरेंद्र मोदी द्वारा? जब वो जाते हैं वहां पिछड़ी जाति की बात वो करने लगते नहीं, उनका तो जैसे ही गए गंगा गई तो गंगादास बन गए, जमुना गई तो जमुनादास बन गए, उनको तो जैसा माहौल होता, जैसा प्रदान होता, जैसा सूट करता है वैसे ही देखिए वो बौखलाए हुए हैं इस वक्त, कांग्रेस घबराए नहीं, बौखलाए हुए भी। कांग्रेस ने इस देश को 60 सालों में केवल भ्रष्टाचार बनाया है, तो केवल कांग्रेस ने बनाया। 60 साल के ऊपर तो वोटिंग इस बार नहीं होगी ना। 60 साल में भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस। नहीं, वो 60 साल के हिसाब से तो वोटिंग अभी होगी नहीं। एक चाय बेचने वाला व्यक्ति आज प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। भ्रष्टाचार आपका, सुनिए, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में बंद हुए, पूरी तरह से बौखला गए। आपको प्रशंसा करने, आपको प्रशंसा देखिए, अगर कोई व्यक्ति सक्षम है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। आप चिंता ना करें, बहुत शीघ्र आपकी ये मनोकामना पूरी करी जाएगी, और असली राजनीति पर, असली लाल किले पर आपको नरेंद्र मोदी पर झंडा फहराएंगे। जितेंद्र जी एक बात बताइए, दोनों ही पार्टी के नेता, मैं एक बात बोल लीजिए जी, लाल किले पर लाल निशान मांग रहा हिंदुस्तान, इस बात को आप नहीं
कमल का फूल आपको नजर आएगा, अभी आपको नजर आएगा, अभी कमल का फूल, ठीक है सूरज जी आपने गलत बोल दिया, लाल निशान। अभी कमल का फूल आपको वहां पर आपको नजर आएगा। कमल के फूल को देखने का आप आदत डाल लीजिए। आपको नरेंद्र भाई मोदी जी आने वाले 15 अगस्त को वहां पर झंडा रहेगा, वो जब फहराएंगे तो सूरज जी ठीक है, ये ख्वाब अभी रहेंगे, कभी पूरे नहीं हो सकते। आप अभी से उनको नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने की आदत डाल लीजिए। हाथ पे मट्टी रख के खेल वो बनाते थे घर, और जब चलते थे तो कहते थे कि खेल बिगड़ गया ननवा मर गया, खेल बिछड़ गया ननवा मर गया। तो ये नकली लाल किले बनाएंगे, तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, फिर तोड़ेंगे। तोड़ने की परंपरा, तोड़ने की भाजपा का काम है जोड़ना, ठीक है ना, भाजपा और तोड़ने का काम और सांप्रदायिकता की भावना फैलाने का काम कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार। आज जो बेरोजगार है, आज नौजवान पूरी तरह से बेरोजगार, अशिक्षा है, पूरी तरह से विफल रही है कांग्रेस। सूरज जी ठीक है, हम जानते हैं आपकी भी महत्वाकांक्षा है कि वो झंडा फहराए, पर हम आप विकास पे एक बार फिर आते हैं। पर फजल जी, विकास की बातें जैसे हमने शुरुआत में भी कहा कि दोनों ही पार्टियां बात कर रही हैं, परेशानी दोनों पार्टी को पता है, इलाज कोई नहीं दे रहा, कोई ये नहीं बता रहा कि अगर यह जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है या लगातार डॉलर का जो हावी हमारे पे हो रहा है या तमाम तरह की चीजें, इसके सोल्यूशन न राहुल गांधी भी नहीं दे पाते और नरेंद्र मोदी भी नहीं दे पाते हैं। दिक्कत यह है सिद्धार्थ, जैसा पहले मैंने कहा कि वैचारिक तौर पर जो राजनीतिक दल है आज वो वैचारिक तौर पे दिवालियेपन का शिकार। उनके लिए अब मुद्दा ये रह गया कि किसी तरह कुर्सी को पाना। राजनीतिक दल ये नहीं चाह रहे हैं कि वो जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए उन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह का खेल खेला जा रहा है। अब कई चीजें हैं जिसको लेके विकास की बात हो रही, लेकिन क्या खेती पे किस तरह की बात होगी, किसानों पे किस तरह की बात होगी, बेरोजगारों को रोजगार किस तरह मुहैया कर, कोई नहीं बता रहा है। पर छत्तीसगढ़ में जाकर अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने महंगाई खत्म करने का वादा पूरा किया, वही मैं कह रहा हूँ कि महंगाई की जब बात करते हैं तो महंगाई आप अपने राज्यों में छत्तीसगढ़ में तो चल रही है, तो कांग्रेस वही मैं कह, वहां या गुजरात में हो या मध्य प्रदेश में हो या बिहार में हो, वहां की राज्य सरकारों की उतनी ही जिम्मेदारी है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहें कि अगर कालाबाजारियों से नतमस्तक होके कि कालाबाजारियों से मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि वो कालाबाजारी ना करे, तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। छत्तीसगढ़ में भी अगर महंगाई है तो वहां कालाबाजारियों पे आज तक कोई कहने का प्रयास कर रहे हैं। आपने दिल्ली की बात की, दिल्ली में आज आम आदमी, दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में आज जो महंगाई है वो एक मुद्दा बन गया है। गरीब आदमी भूखा मर रहा है। 100 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, मतलब प्याज भी शतक लगा रहा है और टमाटर भी शतक लगाने जा रहा है। ठीक है जी, कालाबाजारियों से भरे पड़े, ये चैनलों ने दिखाए थे। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं छापे आप जो है आप पूरी तरह से विफल रहे हैं महंगाई को दबाने में, महंगाई को कम करने में, रोजगार देने में। युवा पूरी तरह से बेरोजगार हो गया है। आप हर विषय पे हर स्थिति में नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि महंगाई अगर बढ़ रही है तो राज्य सरकार का कोई रोल ही नहीं है, क्या आप ही कहना चाह रहे हैं? नहीं, दिल्ली में है, नहीं दिल्ली नहीं, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार ने खुद ने भी कितने वहां पे काम किए, वहां उनकी जिम्मेदारी नहीं। कमोबेश बिहार में भी यही हर जगह, बिहार में वही हाल है, बिहार में सरकारें नहीं कर रही है। कभी कोई भी विषय होता है उसको एडमिट करना चाहिए अगर आपकी गलती है तो, लेकिन कांग्रेस कभी भी एडमिट नहीं करती। हमेशा उन्होंने लोगों को झगड़ा कराने में, एक दूर छुआछूत में विश्वास किया है। आप ठीक है, अभी पूरी तरह से अभी आपने अभी मुजफ्फरनगर के दंगों में आपने मुजफ्फरनगर में आपने प्रदेश सरकार को पूरी तरह से सपोर्ट किया, पूरी तरह से प्रदेश सरकार को आपका सपोर्ट रहा। आप पूरी तरह से नाकामयाब रहे। आपने दंगों को दबाने में कोई प्रमुखता नहीं दिखाई। पर वहां पर सोनिया जी ने वहां दौरा किया, उसके बाद राहुल जी ने वहां दौरा किया, मुलायम सिंह ने दिया। सारे प्रतिबंध भाजपा के नेताओं पर लगाए गए, भाजपा के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, ठीक है ना, भाजपा के कार्यकर्ताओं को पीटा गया। आप पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं, आप पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं। मुद्दे पे आ जाइए, हम मुजफ्फरनगर पे बात नहीं कर रहे हैं, हम पक्षपात पर बात कर रहे हैं। सांप्रदायिकता की भावना फैला रहे हैं लोगों में, सबसे ज्यादा गुजरात में जो दंगे कभी नहीं
भूल सकता पूरा देश नहीं आपको भूल ये सकता, पूरी जानकर दुनिया नहीं दंगे पे भूल बात नहीं कर रहे आपको ये जानना चाहिए कि गुजरात का मुसलमान सुखी है, क्या बिहार का मुसलमान, आज बिहार का मुसलमान भूखा मर रहा है, आज बिहार का मुसलमान भूखा, बड़े खुशी से आज बिहार का मुसलमान जितिन जी मुद्दा ही नहीं, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, तो ये भूल जाते मैं बोल रहा हूँ बिहार का मुसलमान सुखी है और गुजरात का मुसलमान सुखी है। सूरज जी, लेकिन आप भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो दुखी होंगे ही। एक मिनट फजल इमाम साहब, मलिक साहब, ये गुजरात विकास ऑफ मॉडल जो हुआ करता था या हुआ करता है नरेंद्र मोदी जी के लिए, आपको क्या लगता है ये कब पीछे होता तो नहीं जा रहा? धीरे धीरे उसका जिक्र अब ज्यादा नहीं हो पा रहा है हर जगह। कमोबेश आज के भाषण की बात करें, मेरे पास पूरी प्रति पड़ी है उसकी, उसमें कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया है। या वो कहीं यूपी में जा रहे हैं तो अभी यूपी के अंदर जाके भी वो, या दिल्ली में भी आते हैं तो वो विकास के मॉडल, अपने विकास के मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं। शायद इसकी बात को लेकर के वो पीएम भाजपा शासित प्रदेशों में एक एक करके सभी प्रदेशों में तो सबको ज्यादा अच्छा भाजपा शासित सभी प्रदेशों में विकास चरम सीमा पर है। सिद्धार्थ, सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस गुजरात मॉडल का जिक्र वो करते रहे, अब अगर उस मुद्दे से पीछे हटे तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि खुद उनके पार्टी के एक मुख्यमंत्री चौहान साहब ने मध्य प्रदेश में कह दिया था कि यहाँ गुजरात का मॉडल नहीं चलेगा। तो सवाल यह है कि उनके अंदर जो अंतर विरोध है वो भी मुझे लगता है कि इसके पीछे एक बड़ा कारण है, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी भी अपनी पार्टी में पूरे तौर पे ठीक है कि लोग कह रहे हैं वो ग्राह नहीं है, हाँ, सीएम वाली बात नहीं करना चाहते, और चूंकि वो जहां जा रहे हैं उन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही जिस चीज को आपने उठाया कि वहां जहां छत्तीसगढ़ जा रहे हैं वहां नक्सल समस्या में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नक्सल छत्तीसगढ़ की एक बड़ी समस्या, उस पर उनको बात करनी चाहिए थी। और वहां भी लोग मारे गए। जब आप एक प्रशासन की फेलियर की बात पटना में करते हैं तो प्रशासन के फेलियर की बात छत्तीसगढ़ में भी की। एक बुनियादी सवाल सर, और मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये हमने बात कर ली बीजेपी की, कांग्रेस के साथ क्या स्थिति है? हमने ना सोनिया गांधी ना राहुल गांधी को सुना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार नहीं, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में तो है। कोई जाकर के नेता ये नहीं कह रहा कि राजस्थान में देखिए अशोक गहलोत ने कितना अच्छा विकास किया है, आप उनके विकास को देखिए, वो विकास का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट देखिए। तो क्या ये स्थिति कांग्रेस में भी नहीं है? दरअसल कांग्रेस के साथ खासकर अशोक गहलोत की बात करें, इनकी ये पारी बहुत विवादास्पद रही, इसलिए वो बच रहे हैं। क्योंकि आप देखिए छत्तीसगढ़ में भी अगर सोनिया गांधी का भाषण आज सुनिए तो उन्होंने केंद्र की सारी नीतियों की बात की। छत्तीसगढ़ में वो किस तरह से विकास करेंगे या छत्तीसगढ़ के कहीं कोई जिक्र। आप राजस्थान में आप राहुल गांधी की बात की, राहुल गांधी के भाषण का जिक्र कीजिए तो वो बात करते हैं कि ISI के लोग मुजफ्फरनगर में के संपर्क में थे। तो उस भावनाओं को, वही भावना जिसकी मैंने कही कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मेरे माँ और पिता के बाद मेरा नंबर है, आज वही बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पटना में मुझे मारने की साजिश। ठीक है जितेंद्र जी, तो ये मुद्दे अब ज्यादा, ठीक है, आपने बीजेपी की बात तो की, कांग्रेस के साथ भी ये स्थिति है। राजस्थान में तो है, वो बोले ना कि बड़ा विकास किया, बच रहे हैं वहां पे, जान रहे स्थिति गड़बड़ है। तो खैर बची रहे हैं, क्योंकि आज अगर कांग्रेस की बात है तो 62 साल हो गए शासन करते हुए, और फिर भी कहते हैं हम गरीबी दूर करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो कमी है ही है, इसमें तो कोई रहा है। राजस्थान की एक बात और, चूंकि राजस्थान में जिस सांप्रदायिकता की बात आप पूरे देश में कर रहे हैं, दिक्कत यह है कि राजस्थान में जिस तरह से पिछले 4-5 सालों में लोग मारे गए हैं, गोपालगढ़ वगैरह की घटना अगर याद कीजिए जहां पुलिस की गोली से मारे गए, एक मुसलमान पुलिस अधिकारी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, और अशोक गहलोत हाथ पर हाथ धरे बैठे रही। तो ये नाकामी वहां, जब आप सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो अपने यहाँ के मुसलमानों को या अपने यहाँ अल्पसंख्यकों को आपने वो सुरक्षा मुहैया ठीक है। सत्याबेन जी, ये स्थिति तो आपके साथ भी, क्या गहलोत जी उस लायक नहीं है कि उन्हें मॉडल की तरह पेश किया जाए? रमन सिंह को तो कर दें कि ठीक है, ऐसा है कि करना चाहिए ना। राजस्थान का जहां तक सवाल है, राजस्थान में भी अपनी एक समस्या है, रेगिस्तान है ज्यादातर, वहाँ पानी की भी समस्या है और भी समस्या होती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए जो अशोक गहलोत का सवाल है, राजस्थान में कम से कम जो कुछ हुआ है, विकास कम हुआ, ज्यादा हुआ है, उस पर मैं कोई ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन वहां पर विध्वंस नहीं हुआ, विस्फोट नहीं, विस्फोटक स्थिति पैदा नहीं होने दी, और विध्वंस नहीं किया, विध्वंस की बात नहीं की, विकास की बात नहीं। वहां पर
बात रखी क्या राहुल गांधी चूरू जाकर के अगर कहेंगे कि हमने खाद्यान्न सुरक्षा योजना करेंगे आप कार्यक्रमों की, क्या उसको सुचारू रूप से आप चला पाए? वाजपेयी जी ने पूरे देश को, नहीं वाजपेयी जी ने पूरे देश को आर्थिक आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद पूरे देश को चलाया, ठीक है, और पूरे देश को सबसे ज्यादा गुजरात का मॉडल भी आया। जब तुलनात्मक बात होती है तो गुजरात का मॉडल जरूर आता है। क्यों नहीं लिया? तो गुजरात का मॉडल की अशोक गहलोत जी ने क्या इतना बुरा काम किया? नहीं, कोई बुरा काम नहीं किया। तो क्यों बड़े स्मूथली सरकार चलाई? अगर नरेंद्र मोदी चाहते हैं तो कहते शिवराज सिंह ने काम किया है। सुन लीजिए, बहुत जबरदस्त काम किया है, इनका मॉडल देखिए, वोट दीजिए। महिलाएं कुपोषण की शिकार, बच्चों, ये तो राष्ट्रीय सर्वेक्षण में आया। वो अलग कीजिए उसको। आप राजस्थान पे बात कीजिएगा सत्या बहन जी। वहाँ सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए, वहाँ सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए। कितने आईएएस प्रदेश में कह दिया कि यहाँ गुजरात मॉडल नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ सिलेक्टिव है, लोकायुक्त नहीं बनने दिया वहाँ। वो सब ठीक है सत्या बहन जी। सत्या बहन जी, जब आप सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता भी बात करती हैं तो राजस्थान में पिछले 4-5 सालों में जो घटनाएं वहां के अल्पसंख्यकों के साथ हुई, क्यों नहीं कहती कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की? एक मैंने जो 2 घटनाओं का जिक्र, और भी सिर्फ 2 घटनाएं नहीं, ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिसमें अल्पसंख्यकों के साथ बहुत सारी इतने जुल्म हुए, 1 से 1.5 महीने तक वो चलता रहा था और आपकी सरकार ने नहीं किया वहां। आप इस पे क्यों नहीं कहते कि धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक? हमारी कोई भी सरकार, मैं आपको मनीष साहब बता दूं, आप सांप्रदायिक दायित्व को बढ़ावा दे रहे हैं, आप छुआछूत की भावना से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं। सरकार ने सब जगह उकसाया, हमारे यहाँ की जो आपने गुजरात उत्तर प्रदेश में आप देखते रहे उसी प्रकार जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश में मूक दर्शक बने रहे, इसी प्रकार से आप राजस्थान में मूक दर्शक बने हैं, इसी प्रकार से आप आसाम में मूक दर्शक बने रहे। आप केवल भाषण देना जानते हैं, कार्य प्रणाली को चलाना नहीं जानते। और आपको अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी। उत्तर प्रदेश के मूक दर्शक की बात है जी सर, एक छोटी सी बात है। जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शिवसेना यूपी के लोगों को, बिहार के लोगों को चोर कहते हैं, जब उनको सड़कों पर मारते हैं, जब मोदी जी नहीं बोलते, जब नहीं कहते शिवसेना से कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे या हमें तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है, और आप यहाँ कह रहे हैं अरे भाई यूपी के और बिहार के लिए तो अगर सबसे ज्यादा खतरनाक बेइज्जत क्या है तो वो भाजपा ने किया है, उसकी सहयोगी पार्टी। हमको क्योंकि मैं यूपी का रहने वाला हूं, किस तरह से सड़कों पर भगा के मारते हैं, किस तरह से हमको चोर कहते हैं, और वही भाजपा उनको साथ लेकर के भारत के प्रधान जेडीयू का भी पूरी तरह से पता नहीं। जब तक भाजपा का साथ था आपके साथ में, आप शासन सुचारू रूप से चल रहा था, और जब से भाजपा से आप अलग हो गए, आप बौखला अपने आप को आप व्यवस्थित ही नहीं रख पा रहे हैं। आपका नैतिक पतन हो गया। आपको केवल मोदी जी, आपको केवल मोदी जी, बुराइयां नजर आती है, आप प्रशंसा करना सीखिए, प्रशंसा करना सीखिए। जो काम है, काम की प्रशंसा। वक्त का तकाजा। फाइनल कमेंट सबसे लूंगा सिद्धार्थ जी। चलिए आपसे शुरू करते हैं। जी, आप जब बात करते हैं कि भाजपा ने वहां महाराष्ट्र में, आप इनके साथ 7 महीने 8 महीने पहले तक थे, तो आपने भाजपा को क्यों नहीं प्रेशराइज किया? नहीं कहा आपने कहा बयान देने से कुछ नहीं होता। आप उन्होंने कहा कि इसी बात, अगर आपको बिहारी और यूपी अस्मिता का इतना ख्याल था तब आप भी बोलते ना। आप उस वक्त बोलते, आप बयान देने से काम नहीं चलेगा। आपने दिल्ली में ठीक है, चलिए एक अलग मुद्दा पर आपको बोलना चाहिए था कि ये गलत हो रहा है। बोला है जी, सेना को लेके सबको मौका मिल रहा है। सत्यवेन जी आप शुरू कीजिए, आपसे शुरुआत करें। सूरज जी आ रहे हैं आपके पास। देखिए ऐसा है, संक्षेप में प्लीज। पूरे देश में अगर सही मायने में किसी ने विकास के साथ अगर शासन चलाना जानती है तो केवल और केवल कांग्रेस। चाहे राज्यों में रहो, समस्याएं सब जगह आई हैं,
देखिए 80 मैं रुपए किलो नहीं टमाटर है सुनिए मैडम। ना, अभी नीतीश कुमार जी की बात हुई, मैं इस बारे आज ही है। में मैं नीतीश कुमार जी का ज्यादा वो नहीं करना चाहती, लेकिन भाई उन्होंने खरीदने गया था, स्पष्ट 80 रुपए किलो है नहीं देखिए टमाटर। नहीं सुनिए, नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने पहले ही कहा 140 था, रुपए किलो अदरक है। अपनी नीति स्पष्ट कर दी थी कि चुनाव में उन्होंने कह दिया था कि नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी को हमारे यहाँ चुनाव में बिहार में आने की जरूरत नहीं है, जबकि वो भाजपा साझीदार थी। तो ऐसा नहीं है कि उनका कोई रवैये में परिवर्तन आ गया। बात रख दीजिएगा प्लीज। और सबसे ज्यादा अगर की बातें जो हो रही है, क्या हो रही है, क्यों हो रही है और क्या लगता है? दरअसल विकास के विषय में आज मोदी जी भटक गए हैं। अच्छा। क्योंकि गुजरात का हर व्यक्ति इतना कर्जदार है जो भारत का व्यक्ति नहीं है, कोई और प्रदेशों में इतना नहीं। भटक गए बौखला भी गए, भटक भी गए, बौखला भी है। संक्षेप में रखिएगा प्लीज बात। अभी कटाक्ष किया, ये बिल्कुल तथ्यविहीन है, मैं इसको पूरी तरह से नकारता हूं। आप तो नकारेंगे। वाजपेयी जी के आपके बात सुनिए सुनिए भाजपा, जब वाजपेयी जी के शासन, नहीं वाजपेयी जी ने उन्हीं सुनने की आदत डाली राजधर्म निभाना चाहिए जो राजधर्म। आप सुनने की, वाजपेयी जी के शासनकाल में भाजपा ने चहुमुखी विकास किया। अरे दुर्भाग्य तो रह गया। देश को आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद वो विकास की ओर ले गए। उसी प्रकार से आज मोदी जी एक रोल मॉडल बनकर उभर रहे हैं और एक समृद्ध और सक्षम भारत के निर्माण होगा। भाजपा एक समृद्ध और सक्षम भारत का निर्माण करेगी। आज सुन रहे थे आप, महंगाई और भ्रष्टाचार पे भाजपा पूरी तरह से लगाम लगाएगी। ठीक है, बौछार लगी हुई है, प्याज का सैकड़ा, टमाटर का सैकड़ा, आलू का सैकड़ा, ये नहीं लगेगा। देश का युवा शिक्षित होगा, देश में रोजगार उपलब्ध होगा। बहुत शुक्रिया मेरे पास नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो कुल मिलाकर विकास की बात दोनों ओर से हो रही है, पर ये विकास आम जनता तक कैसे पहुंचेगा, और अगर पहुंचा भी है तो क्या ये विकास की बातें वोटों में तब्दील होंगी क्या नरेंद्र मोदी के लिए या कि फिर कांग्रेस के लिए? एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ। आप देख रहे थे प्राइम मिनट। नमस्कार। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हाल, ये देखिए।